हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ राहुल सोनी और आज हम आए हैं भोपाल के एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस पे। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि मानव के जो इतिहास है उसके विकास क्रम को सूचित करती हैं। तो यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, इसमें हम देख सकते हैं और इस लिस्ट के हिसाब से फिर हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो ये इसका तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्राचीन कालीन उपकरणों के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारे सामने यह जो उपकरण है यह विजयनगर काल से संबंधित है और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं लुरुपुराई नाम लिखा हुआ है। तो इस उपकरण के ज़रिए विजयनगर काल में जो कृष्णदेवराय वगैरह शासकों के बारे में अगर आपने कभी सुना हो तो उस काल में धान निकालने के लिए, धान को पीसने के लिए इस प्रकार के उपकरण का उपयोग होता था। इसमें एक विशाल पाषाण का भी प्रयोग किया गया है जो कि गोलाकार अवस्था में है और बेलनाकार अवस्था में है और इसमें आप देख सकते हैं कि लकड़ियों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। और ऐसे ही विभिन्न उपकरण यहाँ पर प्रदर्शनी में रखे हुए हैं जो कि ऐतिहासिक काल से संबंध रखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ पहुँचने के लिए मानव ने किस प्रकार के विकास क्रम को जो है फॉलो किया है, तब जाके आज हम यहाँ पहुँच पाए। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हमें यहाँ पे प्राचीन काल से संबंधित देखने को मिला है। इस उपकरण का जो प्रयोग है वह संभवतः सिंचाई के लिए किया जाता रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर रॉड जैसा कुछ लगा हुआ है, इसके ज़रिए इस लकड़ी के चरखे को घुमाया जाता रहा होगा और उसके द्वारा फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे उपकरणों का प्रयोग हुआ है जो कि कुएं में जाते हैं और उसके पश्चात जब इन्हें घुमाया जाता है, इस चक्रे को घुमाया जाता है तो पानी इस बर्तन में आ जाता है, जिसका सीधा सा जो कनेक्शन है वह खेतों से रहता रहा होगा और उसके द्वारा बिना किसी बिजली के प्रयोग के खेतों में सिंचाई बहुत ही आसानी से की जाती रही होगी। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको प्रदर्शनी में चीज़ें देखने को मिल रही हैं ये अधिकतर मैंने गौर किया कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इससे ना सिर्फ हमें इनकी विशेषताओं के बारे में पता चलता है पर इसके अलावा ये भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य कितना उन्नत था। आज के समय में जब हम देखते हैं कि बहुत सारी तकनीकें जो कि हमें विदेशों से आयात करनी पड़ रही हैं, मुझे लगता है कि अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को भी मिल जाएंगी जो कहीं ना कहीं आज अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमें और आगे आज वर्तमान में जहां हम हैं उससे कहीं और आगे पहुंचाने में मदद कर सकती है। तो ऐसी ही एक चीज़ हमारे पीछे है, इसका नाम कोलू चक्री है या चक्की आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी काल से संबंधित है और जैसी ये मिली थी उसी अवस्था में यहाँ पर इसको रखा गया है। तो इसमें इसके उपयोग से धान को निकाला जाता था और इसके अलावा यहाँ पर गन्ने से रस निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यहाँ पे गन्ना डाल के और फिर इसे घुमाया जाता था और इसके द्वारा गन्ने का रस निकाला जाता था। तो इस बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण के बीच एक नागालैंड से संबंधित नागा जनजाति का युवागृह जिसे हम देखने के लिए आगे जो हमें देखने को मिलेगा। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जो कि आदिवासी समुदाय में बहुत ज़्यादा प्रचलित रहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विशेषकर जो आदिवासी समुदाय हैं उनमें यह प्रथा बहुत ही अधिक प्रचलित होती है। इसमें युवाओं को सांस्कृतिक और पारंपरिक तौर तरीके सिखाने के लिए जो है एक प्रकार का ग्रह बनाया जाता है जो कि एक हार्ट की शक्ल का होता है और इसमें उनको कुछ दिन रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब वे साथ में रहते हैं तो उन्हें जीवन की सच्चाइयों का बोध होता है। तो इस प्रकार यह कार्य करता है। तो अभी एक सज्जन यहाँ से गुजर रहे थे। चूँकि यहाँ पर प्रदर्शनी के विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये टोडा जनजाति से संबंधित उनके ग्राम देवता का निवास स्थान है और इसमें प्रमुख त्योहारों के अवसर पर पूजा पाठ करने के लिए सभी जनजातीय समुदाय के व्यक्ति इकट्ठे होते थे और उसमें
ग्राम देवता की पूजा की जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया है और इसमें एक छोटा सा स्थान है जिसको खोलकर शायद अंदर जाया जाता रहा होगा, लेकिन चूँकि यह सिर्फ कुछ विशेष अवसरों पर ही किया जाता था, इसलिए इसमें जो है ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए हम जिस जगह पर खड़े हैं आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हरियाली है और इसे इस प्रकार से चित्रांकित करने का प्रयास किया गया है कि सभी चीज़ें बिल्कुल रियल नज़र आएँ। हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि हम किसी गांव के परिवेश में अभी नहीं हैं। आप देखिए जिस प्रकार से आज के समय में भी अगर आप आदिवासी समुदायों के जो गांव होते हैं उन्हें अगर आप विज़िट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसी प्रकार से उनका जो रहन सहन है वह होता है। और यहाँ पर कुछ घर यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ झोपड़ियाँ यहाँ पर भी हैं। हालांकि यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं इसलिए वो जीवंतता तो नहीं है, परंतु अगर आप जब बाहर से देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि यह समकक्ष है आज के ग्रामीण परिवेश के। इनको कवर किया है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि धूप काफ़ी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि यह हमारा सही निर्णय था, क्योंकि जितने क्षेत्र में यह विस्तृत है, अगर आप पूरा दिन भी इसे दे दें इस मानव संग्रहालय को विज़िट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि वह भी शायद कम पड़ जाए अगर आप गहनता से चीज़ों को देखें तो। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि किस प्रकार ग्रामीण परिवेश के जो व्यक्ति हैं जिनका निवास स्थान जो होता है इस प्रकार के घरों में वो रहते हैं, तो उसकी बाहर से एक झलक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। अभी हम उसके अंदर आ गए हैं, तो मैं यहाँ अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और हम देखेंगे कि यह देखिए कितना अच्छे से इसे सुव्यवस्थित रूप से रखा गया है। जिस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग जो बांस से बने होते हैं या चीज़ों का प्रयोग जो हम आज के समय भी करते हैं, यह काफ़ी पहले से ही आदिवासी समुदाय करते आ रहा है और उसकी एक झलक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत ही सुंदर चित्रांकन और प्रस्तुतिकरण एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो चित्रकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भील समुदाय से संबंधित है और वैसे तो सभी आदिवासी समुदाय में बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं जो कि प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं घोड़ा, ये मुख्यतः जो है केंद्र में रहता है पिथौरा भित्ती के, और इसके बहुत ही अच्छे कलाकार हैं पेमा फात्या, जिनका कुछ समय पूर्व निधन हुआ था और उन्हें बहुत सारे सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से भी प्रदान किए गए थे। तो इसमें बहुत सारी सुंदर सी चित्रकारी यहाँ पर की गई है, विभिन्न प्रकार के जानवरों को भी दिखाया गया है और बच्चों आदि का भी यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है। तो चित्रकारी के माध्यम से जन समुदाय अपने जो भी उनका रहन सहन है, जो संस्कृति है, उसको आज भी जीवित रखने का प्रयास करते हैं। यस यह 32 फीट चौड़ा और 18 फीट लंबा और 18 फीट ऊंचा यह जो रथ आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि दंतेवाड़ा के जो राजा थे उन्हें भगवान जगन्नाथ की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने जो है इस रथ यात्रा की शुरुआत की थी। जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से दंतेवाड़ा और बस्तर में इस रथ यात्रा का जो है बहुत ही महत्व है। आज भी वहाँ पे इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। अब इस रथ के संबंध में कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो रथ है इसमें संपूर्ण जो ग्रामीण समाज है उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती थी और इसमें सभी लोग अपना जो है श्रम देते थे। और जब यह रथ बनकर तैयार हो जाता था तो जो दंतेश्वरी माई हैं उनको खुश करने के लिए एक रथ यात्रा निकाली जाती थी जो कि दशहरा के समय मुख्यतः की जाती थी और उसके ज़रिए दंतेश्वरी माई की कृपा जो है ताकि पूरे गांव पर बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए इस रथ यात्रा का आयोजन होता था। और आज भी अगर हम देखें तो जगन्नाथपुरी में और देश के और इवन दुनिया के विभिन्न भागों में रथ यात्रा का आयोजन होता है। तो यह रथ यात्रा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के समय भी। तो उसी प्रकार यह ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व रखती है।
यह जो भवन आप सामने देख रहे हैं, यह मुड़िया समुदाय से संबंधित एक युवागृह है, जिसका मैंने पिछले कुछ मिनटों में ज़िक्र किया था। यह युवागृह आदिवासी समुदाय की एक विशेषता है और इसके विषय में आज भी जो है बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में है, परंतु मैं उनको क्लियर करने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। तो हम अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रकारी भी की गई है। विभिन्न प्रकार के रंगों का समायोजन यहाँ पर हमें प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मृदंग और ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी यहाँ पर टंगे हुए हैं। तो यह सब सूचित करता है कि किस प्रकार जब युवक युवतियों को स्पष्ट रूप से अगर मैं कहूँ तो उन्हें जन संप्रदाय के और सभी संस्कृतियों से परिचित कराने के उद्देश्य से उन्हें इन युवागृहों में रखा जाता है। आज भी विभिन्न आदिवासी समुदायों में यह चीज़ें होती हैं और जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें अब इंसान को अपनी लंबाई बढ़ाना तो मुमकिन नहीं है, तो जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वे इन लकड़ियों का सहारा लेकर इसमें अपने पंजों को जमा कर और चलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार का खेल भी है और इसमें उन्हें बहुत ही रोमांचक अनुभूति भी होती होगी मेरे ख्याल से। तो ये बहुत ही सुंदर युवागृह है, देखने में बिल्कुल आवास जैसा ही है साधारणतः, लेकिन इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं जिन्हें मैंने बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। यहाँ पर एक बहुत ही विशेष तरीके का आवास मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। अब चूँकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर जो घर मुझे देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं यह मुझे अपने पुराने आवास की याद दिलाता है, जहाँ पर लगभग आज से 20 साल पहले हमारा एक घर हुआ करता था एक गांव में, जो कि फ़िलहाल नहीं है, परंतु बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं उससे संबंधित। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, एक एक चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष है। यहाँ पर जैसे आपको कुछ सामान रखना है, अगर कोई आपके घर में आता है तो कप वगैरह अगर आपको रखना है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसे कुठिया कहते हैं ग्रामीण भाषा में। और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर सी खिड़की यहाँ पर दी हुई है। वैसे तो लकड़ी की जाली आप यहाँ पे कह सकते हैं लगाई जानी चाहिए थी, जो कि मिसिंग है। इसके अलावा जो छत है, सामान्यतः यह छत जो है ये खप्पड़ की होती है, खप्पड़ का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर घास फूस का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ इस वाले कमरे में आपको ग्रामीण परिवेश का किचन देखने को मिलेगा। देखिए आप, कितना सुंदर मिट्टी से बना हुआ चूल्हा यहाँ पर है। इसमें 2 खंड हैं, तो अगर आपको एक बार में 2 बर्तन रखने हैं तो सुव्यवस्थित तरीके से आप इन्हें रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पेस भी है। फिर ये लकड़ी के बहुत ही मजबूत दरवाज़ों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि ग्रामीण जो जनता है या जो लोग हैं वे आराम से लकड़ियों की व्यवस्था तो कर लेते हैं। खैर आजकल वन विभाग की तरफ से बहुत सारे कानून हैं, परंतु फिर भी आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही स्पष्ट रूप से आज के ग्रामीण परिवेश की झलक यहाँ पर दिखा रहा है। तो यह एक मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बात है इस मानव संग्रहालय की, कि ना सिर्फ इन्होंने ऐतिहासिक वस्तुओं को, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों को यहाँ पर संजोया है, बल्कि इस प्रकार के आज के वर्तमान में प्रयुक्त वस्तुओं का भी और आवासीय भूखंड जिस प्रकार के आज के समय में उपयोग किए जाते हैं ग्रामीण व्यक्तियों के द्वारा, यहाँ पर आदिवासियों से संबंधित हो या ना हो, परंतु चूँकि सारा समाज जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो झलक भी हमें देखने को मिलती है। तो जैसे आम जनमानस ने भी आदिवासियों की संस्कृति को और उनके रहन सहन के तरीक़ों को अपनाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो बहुत ही सुंदर चित्रांकन, मुझे बहुत ही खुशी हुई इस प्रकार के आवास को देखकर। देखिए कि बहुत ही प्यारी वस्तु मुझे यहाँ पर देखने को मिली है, ये भी इतिहास से संबंधित है। और यह एक प्रकार की कढ़ाई है जो कि बहुत ही बड़े आकार में यहाँ पर रखी हुई है, और यह शिमला हिमाचल प्रदेश का जो एक शहर है उससे संबंध रखती है। हम आगे आकर देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इसमें धातु का प्रयोग करते हुए इस कढ़ाई को बनाया गया है। इसमें ढकने के लिए भी एक बर्तन का प्रयोग किया गया है, और बहुत ही मनोहारी दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से निर्मित आपको बैलगाड़ी देखने को मिल रही हैं। ये जो बैलगाड़ियाँ हैं इन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से तो बनाया ही गया है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ख्याल रखा गया था कि हॉर्न चूँकि उस समय नहीं होते थे तो उसका भी यहाँ पर प्रयोग इन्होंने किया है। यहाँ पर घंटियाँ लटकी हुई हैं ताकि जो आने जाने वाले राहगीर हैं उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लकड़ी का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह जो चाक है यह बहुत ही सुंदर आकृति के हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैल ताकि इसे हाँक सकें उसकी भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। इसको ना सिर्फ एक सिंपल रखने की कोशिश की गई है बल्कि इसमें कुछ कलाकृतियाँ भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतिहास में लोग सुंदरता को और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बहुत महत्व देते थे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो पार्ट है इस बैलगाड़ी का, यहाँ पर अलग तरीके से सजाया गया है, इसमें कलाकारी की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको सेम चीज़ में बहुत सारी अलग अलग कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसा ही चकों के आकार के साथ भी है, साथ ही साथ उनकी सजावट और बनावट के साथ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें धातु का प्रयोग हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पहले तांबा का प्रयोग करना मानव ने शुरू कर दिया था, परंतु ये लौह काल से संबंधित है। इसका हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो क्योंकि इसमें लोहे का प्रयोग किया गया है और इसके अलावा इसमें काफ़ी मजबूती का भी ध्यान रखा गया है। तो लोग अलग अलग सामान को ढोने के लिए अलग अलग प्रकार की बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। जैसे उसमें चौकोर तरीके से उसका जो है आकार रखा गया है, बल्कि इस पर प्लेन रखा गया है, समतल है, ताकि कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज़ को भी अगर धोना है तो वह भी आसानी से किया जा सके। देखिए, देखने में आपको यह जो आवास है ये बहुत ही साधारण तरीके का आवास नज़र आ सकता है, परंतु इसकी बहुत सारी विशेषताएं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप इसी कलाकृति को देखिए, साधारणतः आदिवासी समुदाय हो या फिर कोई भी समुदाय, अगर इतिहास में अगर हम देखें तो सिर्फ चित्रकारी की विशेषता देखने को अधिकतर मिलती है, परंतु इसमें देखिए आप एक माँ और उसके बच्चे को जिसे उसने गोद में उठाया हुआ है, साथ ही साथ एक लकड़ी का जो है लकड़ी भी अपने सिर पे ढो के वो कहीं जा रही हैं। इस प्रकार से इसको चित्रांकित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम आगे आएँ तो आपको यहाँ पर हिरण देखने को मिलेंगे, बारहसिंगा है शायद यह देखने को मिलेंगे। इसको भी सुंदर से तरीके से ना सिर्फ मिट्टी की आकृति दी गई है, मिट्टी से इसकी आकृति देकर और इसे चिपकाया गया है और यह इस प्रकार से चिपकाया गया है कि यह काफ़ी समय से यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्थित रूप से लगा हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आगे अगर हम आएँ तो चूँकि यह ऐतिहासिक काल से संबंधित है और हमें पता है कि उस समय जो महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य के द्वारा जीवन यापन के लिए किया जाता था वह कृषि कार्य था। तो एक हल को लेकर जाता हुआ एक किसान है जिसने धोती पहनी हुई है, एक ग्रामीण परिवेश का वह व्यक्ति है, या समझ में आ रहा है। उसके पीछे शायद उसकी या पत्नी है जिसने एक बर्तन अपने सिर पर रखा हुआ है, वह लेकर जा रही है। तो नीली साड़ी को भी बाकायदा यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो इन्हें ना सिर्फ उकेरा गया है बल्कि मिट्टी से इनकी मूर्ति बनाकर और चिपकाई गई है। तो यह काफ़ी विशेष रूप से यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है, से संबंधित है। तो यह काफ़ी विशेष मुझे लगा। तो विभिन्न प्रकार की झांकियों को देखने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं मानव संग्रहालय की उस बिल्डिंग में, जिसमें बहुत सारी अन्य प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। और मैंने अभी पूछा एक व्यक्ति से, तो उन्होंने बताया कि इसको घूमने के लिए लगभग आपके पास 1 घंटे का समय होना आवश्यक है, तभी जाके आप इसका पूरा आनंद उठा पाएंगे। तो इसके पहले हमने पास में ही एक कैंटीन है जहाँ से जलपान ग्रहण किया, तो वह भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि जब आप 3-4 घंटे किसी ऐसी जगह में भ्रमण करते हैं जिसमें ना सिर्फ आपको पैदल चलने की आवश्यकता होती है बल्कि बहुत सारी यहाँ पर चढ़ाइयाँ भी हैं जहाँ पे आपको सीढ़ियों के माध्यम से या फिर पगडंडियों के माध्यम से जाना पड़ता है। तो अंतिम रूप से बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। अब सामने वीथी संकुल है, इस संकुल में क्या क्या चीज़ें देखने के लायक हैं वह मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँ।